इटर्नल्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे इकारिस जो है वो उस लड़के टॉबी रॉबसन को जो है बचाने के लिए उसके घर पे जाता है और उसके पेरेंट्स को समझाता है कि किस तरह से वो उसका यहाँ पे बॉडीगार्ड बन के रहना चाहता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ से खतरा हो सकता है जिसके बारे में उसको अभी पता नहीं है। इसी के साथ हमने लास्ट एपिसोड में एक नए इटर्नल का इंट्रोडक्शन देखा था जो कि कोई और नहीं बल्कि थीना थी, जो कि आखिरी बार ज़ूरत से लड़ने के बाद जो है डिविएंट के साथ उसने रहना शुरू कर दिया था। और अब हम देखते हैं कि सरसी वगैरह उसको अपने साथ रिक्रिएट कर रहे होते हैं ताकि वो इस बारे में पता लगा सकें कि यहाँ पे सारी की सारी जो मौतें हो रही हैं वो कौन कर रहा है और आखिरकार ये सारा का सारा क्या सीन चल रहा है। उसी के साथ हमने दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी देखा था कि ड्यूक जो है वो इटर्नल्स की एक और दूसरी सिटी पुलेरिया के अंदर जाता है, जहाँ पे उसको जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग मर चुके हैं। अब आगे इसी तरह हम लोग जो है रियलिटी लूम द आइसोलेशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमें अर्थ बता रही होती है कि फेस्टोस इस वक्त अपनी टूल्स के साथ मुझसे रेसल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस मशीन को ठीक कर सके, यानी कि अर्थ यानी कि मैं, ताकि मैं जो हूँ फॉलिंग अपार्ट से बच सकूँ। लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा जीनियस होने के बावजूद भी वो यहाँ पे आज अच्छा काम नहीं कर पा रहा है और मेरे ऊपर का जो सरफेस वेदर है वो बिल्कुल बिगड़ते ही जा रहा है और ये बहुत जल्द जो है अननोटिस नहीं जाने वाला है, क्योंकि इटर्नल सिर्फ अकेलौते प्रोटेक्टर नहीं है इस अर्थ के। आफ्टर ऑल यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि इसकी चिंता करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सरसी यहाँ पे फेस्टोस के पास आती है और वो कहती है कि मैंने टोनी स्टार्क के साथ एक डिनर अरेंज करा है, क्या तुम मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ताकि मैं उसको इस बारे में बता सकूं। तो इसे फेस्टोस बोलता है कि फिलहाल के लिए मेरे पास कोई नई डेटा कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वक्त मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है जो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं जो तुम उनको दे सको, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मिलने से कोई फायदा होने वाला है ट्राई करने का। तो सरसी कहती है एटलीस्ट मैं उसको इस तरह से इंपॉर्टेंट तो फील करवा सकती हूँ ना, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और उनको अगर कुछ ना बताया जाएगा तो वो बुरा मान जाएंगे। कम से कम हम उनको थोड़ी बहुत सिचुएशन बता के ये एहसास दिला सकते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है और हम उनसे मदद लेना चाह रहे हैं। तो इसे फेस्टोस पूछता है तो क्या तुम उसको थैनोस के बारे में भी सब कुछ बता दोगी। तो सरसी कहती है कि एब्सोल्युटली नॉट, थैनोस सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है और वो हमेशा से हमारी प्रॉब्लम ही होनी चाहिए थी रियली। अगर हमने उनको थैनोस के बारे में बताया तो वो मशीन में एंटर करने की कोशिश करेंगे उसको हर्ट करने के लिए, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और उनका ईगो और उनकी साइंस हमेशा उनके सामने आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब भी एक इटर्नल जो इंसानों के सामने भीख मांगने के लिए जाता है मदद की तो वो उसको जो है कमतर समझने लग जाते हैं। मैं जो हूँ अपनी खूबसूरत सी आवाज़ उसके सामने निकालूंगी और उसके सामने टाइट बनने की कोशिश करूंगी। मैं जो ये सारी बातें रीड, टोनी और टिचाला को बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं म्यूटेंट्स को ना बताऊंगी और सर्टेनली ड्यूम को तो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए और मैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी जैसा मैं हमेशा ही किया करती हूँ। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली सरसी जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और फेस्टोस को यही बोलता है कि तुम्हारे काम में तुम ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन अभी के लिए मुझे मेरा यहाँ पे काम करने और मैं पता लगाने की कोशिश करता रहता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से सरसी चले जाती है और फेस्टोस अपने हैमरिंग करते करते उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ से हम लोग आर्टिक सर्कल के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ड्रूक इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया कि तुम लोग इतनी दूर मेरे पास वापसी आ गए हो, और इसलिए मैंने तुम लोगों को जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया पुलेरिया का, क्योंकि अभी अभी वहाँ पे खतरनाक किस्म का स्लॉटर हुआ है। ज़रा एक मिनट, मैं तो वैसे यहाँ पे सरसी को एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी। तो वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सरसी तो नहीं आई, लेकिन थीना और किंगो यहाँ पे आए होते हैं। तो थीना बोलती है कि तुम हमारे सामने ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है ड्रू, हमें इस बारे में सब कुछ पता है, आज तुम्हें जो है मुझसे ये काम चलाना पड़ेगा पियर्सिंग सॉर्ड ऑफ जस्टिस से। और किंगो बोलता है कि और साथ मैं भी मौजूद हूँ, हम लोग यहाँ पे आज तुम्हारे साथ जो है गुड कॉप और बैड कॉप खेलने वाले हैं। थीना जो है वो गुड कॉप रहेगी और मैं रहा अलग टाइप का, तो मैं तुम्हारे लिए बैड कॉप सही हूँ। लेकिन ड्रू बोलता है कि प्लीज किंगो, मैं इस बारे में जानता हूँ कि तुम क्या हो और क्या नहीं, और तुम कहीं से भी बैड कॉप तो बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही तुम कभी वो बन सकते हो, और मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो इसे थीना बोलती है कि परहैप्स तुम्हें इससे डर नहीं लगता हो, लेकिन अगर किंगो तुम्हारे साथ बैड कॉप नहीं बन सकता तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमेशा एक आर इसको बुला सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह वो उनको वहाँ पे टेलीपोर्ट करता है पुलेरिया के अंदर और पूछ रहा होता है कि आखिरकार कजन इकारिस है कहाँ पे, क्या वो मुझे बुली करने के लिए तैयारी कर रहा है अगली। आई एडमिट मैं उसको यहाँ पे एक्सपेक्ट जरूर कर रहा था। तो इसे थीना बोलती है कि वो भी अपनी ही एक अलग एंगेजमेंट के ऊपर निकला हुआ है। और इसी तरह हम यहाँ से न्यूयॉर्क के पास शिफ्ट होते हैं टॉबी रॉबसन के पास, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे खेल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्प्राइट आती है और कहती है कि हे टॉबी रॉबसन, मैं स्प्राइट हूँ और इकारिस ने मुझे भेजा है। हाँ, उसने हमें तुम्हारे बारे में बताया था और उसने कहा था कि वो तुम पे पूरा विश्वास करता है। तो स्प्राइट बोलती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ के सारे लोग मुझ पे पूरा विश्वास करते हैं, मैं ही उनके बीच सबसे ज्यादा विश्वास के काबिल हूँ। इकारिस isn't worried about me at all, और डेफिनेटली उसने हमारे ऊपर नजर नहीं रखी हुई है, नॉट एट ऑल। ये तो मैं सब मजाक ही कर रही थी, मैं तुम्हें सच कहने चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ी ट्रबल हूँ। तो वहीं से टॉबी बोलता है कि हाँ, मुझे इस बात का आइडिया लगे गया था तुम्हारी बातें सुन के। तो तुम्हारी उम्र क्या है वैसे। तो कहती है मेरे अपीयरेंस के ऊपर मत जाओ, मैं तकरीबन बिलियन ऑफ ईयर से इसी तरह से दिख रही हूँ।
तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि तो तुम्हें समझ में आ गई है कि ये चीज़ें किस तरह से काम करेंगी। मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन के रहूंगी, तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी, अगर किसी भी किस्म का कोई खतरा होता है तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहाँ पे हाजिर होंगी। तो वहीं से टॉबी बोलता है कि अगर तुम मेरे आगे पीछे इसी तरह से घूमती रहोगी तो लोग समझेंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि देखो, मैं यहाँ पे एक सुपर हीरोइक बीइंग करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने इस नोबल सेक्रीफाइस को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अगर मुझे तुम्हें बचा के रखना क्यों ना हो। तो वहीं से टॉबी उसको अपने साथ वैन के अंदर बिठा लेता और कहता है कि तुम उसकी तरह नहीं हो, तुम थोड़ी अलग हो। तो कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, एक कार्य जो है वो थोड़ा सख्त है और वो हमेशा से चीज़ों के ऊपर रहना चाहता है। ये मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, इसको सीरियसली नहीं ले लेना। और इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे स्प्राइट उसके अंदर बस के अंदर उसके साथ मौजूद होती है, लेकिन अभी भी कारिस ने उनके ऊपर आसमान से नजर रखी हुई है क्योंकि उसको अभी भी उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। और अब हमें बेसिकली यहाँ पे जो है थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जा रही है, जो रिलेशन रहे ओलंपिया और पुलेरिया के बीच में। ये दोनों जो है इटरनल्स की अलग अलग सिटीज़ हैं और यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें क्या दिया है क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे और डीप में इनकी कहानी बताई जा रही है अर्थ के जरिए कि जब टाइटोनॉस गिरा था तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे इन दोनों के सामने आ गए थे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इटरनल की अब प्राइम कैपिटल सिटी किसको बनना चाहिए, कौन सी सोसाइटी जो है इटरनल्स की कैपिटल होनी चाहिए। जबकि दूसरी सिटी सेलेस्टिया जो थी उसने एक रिलीजियस रोल ले लिया। ओलंपिया और पुलेरिया हमेशा से एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में लगे रहते थे कि वो कैपिटल है और वो कैपिटल नहीं है। इन दोनों सिटीज़ को एक साथ मिलाने की बहुत बार जो है काफ़ी कोशिशें की गई हैं कि ये दोनों सिटीज़ एक साथ मिल जाएं। इसमें जो है काफ़ी बार इन दोनों के आपस में इंडिविजुअल्स को भी एक्सचेंज किया गया है। परहैप्स जो मोस्ट नोटेबल एक्सचेंज था पोलर इटरनल का वो इकारिस था, जो कि इस वक्त ओलंपिया के अंदर मौजूद है। ये इसीलिए किया गया था ताकि वो किसी भी किस्म की इस तरह से वॉर ना कर सके आपस में। मोस्टली ह्यूमंस जो है वो अक्सर पुलेरिया और ओलंपिया के रिलेशन को इस तरह से देखते हैं जैसे यूएसए और रशिया के बीच का है। और ह्यूमंस ऐसा देखे भी क्यों ना, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ा समझते हैं और हर चीज़ वो अपने इर्द गिर्द ही रखना चाहते हैं। अगर तुम अगले कुछ हज़ार साल के बाद आ जाओगे तो तब भी ये कंपैरिजन कुछ इसी तरह से किया जाएगा। ओह आई एम सॉरी, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत बुरी तरीके से चल रहा है और इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रही हैं मेरी। आखिरकार मैं तुम लोगों से इस तरह से क्यों बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं ये दोबारा से कर रहा हूँ, आखिरकार मुझे हो क्या गया है, सॉरी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बेसिकली प्लेनेट अर्थ हमारे साथ बात कर रहा है और वो थोड़ा सा जो है डगमगा रहा है क्योंकि इसके अंदर एक तरह की बीमारी चल रही है जिस वजह से इसके ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। और इसी तरह हम यहाँ से पुलेरिया के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि अप्राक्सा तुम सारा का सारा रिमेनिंग डेटा लेकर आओ और मेरे लिए ड्रिंक्स लेकर आना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रिंक्स लेकर आओ। तो थीना, जैसा कि तुम जानती हो कि मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ किंगो के बैड कॉप बनने का, क्या तुम थोड़ी देर रुक के जो है ड्रिंक्स वगैरह का इंतजार कर रहे हैं इससे पहले कि तुम सीधा इंटेरोगेशन शुरू करो मुझसे। तो थीना बोलती कि नहीं, थैनोस ने जो है ज़ीरस का मर्डर कर दिया है, मशीन जो है वो फेल हो गई है समहाउ और हम लोग जो है अभी मर के वापसी नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें जल्द से जल्द एक नया इटरनल प्राइम चूज करना होगा। और जैसा कि आप तुम देख सकते हो कि जो कि पुलेरिया के अंदर जो शख्स भी मौजूद था जो तुमसे ऊपर की पोजीशन पे था, अब वो जा चुका है। और वहीं से ड्रू बोलता कि हाँ, उनके जाने के साथ उनके वोट्स भी चले गए जिसकी वजह से मेरे डेमोग्राफिक के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और क्या अब तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब में मेरे ही हाथ है। तो किंगो बोलता कि ऑफ कोर्स हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है क्योंकि तुम हमेशा से एक माइंड कंट्रोलर रहे हो। तो वहीं से ड्रू बोलता कि हम सब कहीं ना कहीं माइंड कंट्रोलर रहे हैं टू सम डिग्री, लेकिन ये चीज़ें अब मेरी समझ से परे होते जा रही हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम ह्यूमंस के साथ खेल रहे हैं, ये चीज़ एक डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह है। तो इनसे थीना बोलती है कि फॉर द रिकॉर्ड तुम चीज़ों को इतने ज़्यादा लाइटली ले रहे हो और यही चीज़ मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा शक डालने पे मजबूर कर रही है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब तुम जो हो बिल्कुल एक इमोशनलेस प्रेडेटर बन चुके हो जिसको किसी भी चीज़ से कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो इनसे ड्रू बोलता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ जिसके कहने से तुम लोग मेरे ऊपर कम शक करना शुरू करो। मैं जितनी ज़्यादा बात करूँगा तुम लोग मुझ पर उतनी ही ज़्यादा शक करोगे। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे यहाँ खड़े होकर अफसोस करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक ऑब्वियस सस्पेक्ट हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऑब्वियस सस्पेक्ट है वही हमेशा सस्पेक्ट भी क्यों ना हो। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में किंगो। और इसी तरह हमें अर्थ बताती है कि ये एक तरह की इल्यूजन है, एक हिस्ट्री का पुराना टुकड़ा। तो क्या तुम लोग इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो। ओ आई होप सो, अदरवाइज मैं तुम लोगों का यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रखी हूँ। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही कॉकी हो रही हूँ दोबारा की तरह। मुझे अपने आप को मेंटेन करके रखना होगा यार, मैं एक ग्रोन अप प्लेनेट हूँ। इतने ज़्यादा मरे हुए लोग, लाशें जो है मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। और इस तरह हम देखते हैं कि हम यहाँ एक पास्ट स्टोरी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे किंगो जो है चिल्लाते हुए आ रहा होता है ड्र्यूग। और ये बेसिकली कहानी है 1241 की, जब मंगोल्स ने जो है यूरोप के ऊपर इन्वेड करना शुरू कर दिया था। और हम देखते हैं कि किंगो यहाँ पे आता है और कहता है कि ड्र्यू, क्या ये सब तुमने करा है। तो वहीं से ड्र्यू बोलता है कि फ्रेंड्स, ये मेरा दोस्त किंगो है, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आजकल। तो वहीं से वो बोलते कि नहीं, इसने हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करी है, इसने फ्रेंड्स ऑफ खान की इंसल्ट करने की कोशिश करी है। तो वहीं से वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, एंड्रयू तुम इन लोगों के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं इस तरह से यहाँ पे लोगों को हर्ट होने नहीं दूंगा। लेकिन अगले पल वहाँ पे उसके ऊपर अटैक किया जाता है, लेकिन किंगो उसका तीर हवा में ही पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत अच्छा शॉट था, नाइस फॉर्म, मैं इंप्रेस हुआ, लेकिन तुम लोगों को जो है इस वक्त माइंड कंट्रोल किया जा रहा है और तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है ड्र्यू। तो ड्र्यू बोलता है कि किंगो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरे दोस्त हैं और मैंने इनको किसी भी तरह से किसी भी वे में ऑल्टर नहीं करा है।
आई एम सॉरी एवरीवन। किंगो, मुझे लग रहा है कि इस वक्त कुछ ज़्यादा इमोशंस में बह रहा है। मेरे ख्याल से हमें एक वॉक पे चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। आओ मेरे साथ ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि मंगल्स हमेशा से एक वेलकमिंग पीपल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो इसे किंगो बोलता है कि वेलकमिंग पीपल, आखिरकार उस पहाड़ी के ऊपर इतना ज़्यादा सर पड़े हुए थे, वहाँ पे पूरा का पूरा टाउन बर्बाद कर दिया गया है। तो वहीं से ड्रू बोलता है कि सुमोटाई ने उनको इस बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो उनका यही हशर होगा, और उन लोगों ने रेजिस्ट करा और उसने अपनी बात पे कायम रहने का फैसला करा। अब यही खबर जब अगला टाउन सुनेगा तो वो इससे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा और वो खामोशी से सरेंडर कर देगा। और इसमें मेरे ख्याल से कोई भी सैवेजरी नहीं है, ये एक क्लीन और सिविलाइज तरीका है, और ये सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग तरीका भी है। इसके जरिए बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें बहुत आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं। तो वहीं से किंगो बोलता है कि इससे पहले हमने आज तक इतना बड़ा एम्पायर कभी नहीं देखा इस स्केल के ऊपर, यहाँ तक कि डिविएंट्स तक का नहीं। क्या तुम इस बारे में सीरियस हो कि तुम्हारा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर तुमने कोई चीज़ नहीं करी है, और मैं ये समझ लूँ कि तुम बस इस डिस्ट्रक्शन के ऊपर खड़े होकर हंसने के लिए यहाँ पे आए हो। तो वहीं से ड्रू बोलता है कि तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। एक्चुअली मुझे ह्यूमंस बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली वो मुझे हमारी रेस से भी ज़्यादा पसंद है। मैं उनको उन्हीं के नज़रिए से देखना चाहता हूँ और उनको उन्हीं के नज़रिए से प्यार भी करना चाहता हूँ। आई थिंक वो एक ऐसी स्पीसीज़ है जो कि रिस्पेक्ट के काबिल है और हमें इसके ऊपर स्टडी भी करनी चाहिए। वो मैं नहीं हूँ जो कि उनको ड्राइव करते हुए यहाँ तक लेकर आया, बल्कि वो उनकी खुद की डेस्टिनी है जिसके ज़रिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको इस बात पे विश्वास है कि जो कुछ भी आसमान के नीचे है वो सब कुछ उनका होना चाहिए, और मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार वो इस बात को मुकम्मल करने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। परहैप्स इसके ज़रिए वो फ्री हो जाएं, लेकिन मैं यहाँ पे खामोशी से उनको सिर्फ देखना और उनसे सीखना चाहता हूँ। इटर्नल होने की सबसे खास और सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस उसी तरह से हासिल किया जा सकता है जो हम दूसरे लोगों से हासिल करें। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ही बुरी लग रही हैं तो उनको ख़त्म कर दो। वहाँ पे एक टेंट है जिसके अंदर सुबोटाई जो है खामोशी से सो रहा है। अगर तुम जाके उसको मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि अगर वो मर गया तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा और ये पूरा का पूरा एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे जो है किंगो उसके स्टैंड के अंदर पहुंचता है जहाँ पे उनके लीडर सुबोटाई सो रहा होता है, और उसको यहाँ पे मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किंगो उनको नहीं मार पाता है। किंगो फिर उसकी तलाश में निकल गया जो कि इसके सारे के सारे जवाब दे सकता था। जहां हम देखते हैं कि वहां पे ड्रू बैठा होता है और कहता है खान ऑफ द खान जो वो ईस्ट के अंदर मारा गया है। सुनने में ऐसा आया कि उसको एक हार्ट अटैक हुआ है, तो इसलिए इसके सारे के सारे लोग चले गए ताकि वो एक नए रूलर को चूज कर सके। यूरोप बच चुका है और वो अपनी पुरानी हॉबी यानी ड्रंकिंग और बैशिंग द हेल के अंदर वापसी लग चुके हैं। तो वहीं से किंगो बोलता है क्या तुम इस बारे में जानते थे? हेल, तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे थे ना ताकि मैं जनरल को मार दूं। तो वहीं से वो बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है कि तुमने उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करी। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने उसको वहां पे कल रात मर्डर कर दिया होता तो क्या आज इसका नतीजा यही होता? क्या आज उनके सारे के सारे लोग वापसी अपने घर लौट चुके होते? नहीं, बल्कि उनको लगता है कि उनके लीडर को किसी ने मारने की कोशिश करी है और उसके नतीजे में वो पूरे के पूरे यूरोप को डूम कर देते। लेकिन इस बारे में अब हम कभी नहीं जान पाएंगे। डिस्ट्रक्शन जो है अभी के लिए रोक दी गई है और उसकी चेंजेस वो तुम्हें बहुत जल्द नजर आने लग जाएंगी। अब जैसा कि तुम देख सकते हो कि हर चीज़ का बिल्कुल कोर्स बदल के रह गया है, तो अब आगे जो होने वाला है उसको देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। मैं इस बारे में सोच रहा था कि मुझे शायद कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। वैसे मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ कुछ नया सीखने के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ चल के देखना चाहोगे कि हम क्या सीख सकते हैं? तो वहीं से किंगो बोलता कि हाँ, शायद मैं तुम्हारे साथ चलना पसंद करूंगा, क्योंकि अब मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा सोचने के लिए। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, हिस्ट्री जो है वो बदल के रह गई है सिर्फ एक सिंगल हार्ट बीट के ऊपर। वहीं से ड्रू बोलता है कि ओ, ये बात तो माननी पड़ेगी किंगो, तो कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा शरीफ हो। ये इस तरह की चीज़ें तो रोज़ ही हो रही होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलती हैं। एक ही बात के ऊपर चलने का मकसद ये नहीं है कि तुम्हारे आगे के डिसीजंस बदल जाएंगे, बल्कि इसका मतलब उल्टा ही होता है। और इस तरह बेसिकली हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी सुनाई गई है एक हिस्ट्री के हवाले से, कि किस तरह से एक एक्शन से इंसान के क्या से क्या हो सकता है, और अगर वो एक्शन ना ले तो तब भी वो चीज़ क्या से क्या हो सकती है। तो ये सब किस्मत का खेल है जिसको समझना किसी भी इंसान या इटर्नल की बस की बात नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे जो है बेसिकली दिखाया गया कि ड्रू का कैरेक्टर किस तरह का है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है, बहुत आगे की सोचता है, और वहीं किंगो जो है वो इतनी ज़्यादा दूर की नहीं सोचता है और वो बहुत ही सिंपल तरह का इंसान है। तो ऐसे किंगो बोलता है कि ड्रू की बातें बहुत अजीब लग रही है, लेकिन इसके पास पॉइंट ज़रूर है, लेकिन हमें इसको जज करने में इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे थीना बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम ये अस्यूम नहीं कर सकते कि ये ड्रू ने नहीं करा है, तो हम इस बात को भी नहीं मान सकते कि ड्रू बिल्कुल साफ है। तो इसे ड्रू बोलता है कि ज़रा सोच के देखो, ये प्लान जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो ये मेरी सोच से बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। उस मशीन को चलते हुए रोक देना ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अपनी ड्रिंक भी नहीं बना सकता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एक्सपारा। तो इसे थीना बोलती है कि यहाँ पे हम सिर्फ तुम्हारे सुपीरियर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो कि पोलेरिया के अंदर मारे गए हैं, बल्कि साइंटिस्ट की भी जान चले गई हैं। परहैप्स हो सकता है कि उनमें से कोई एक तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हो, उसने तुम्हारे लिए सारा का सारा प्लान अरेंज करवाया हो, और अब जब तुम उस प्लान के ऊपर पहुंच चुके हो तो तुमने उस शख्स को भी निपटा दिया है ताकि तुम्हारे पीछे किसी का कोई सबूत ही ना बच सके। तो इसे ड्रू बोलता है कि एक्चुअली ये प्लान मुझे सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। मैं अपने कोलैबोरेटर्स को मार दूं और उसके बाद सारे के सारे साइंटिस्ट से भी अपनी जान छुड़वा लूं ताकि मेरे पीछे कोई ना आ सके।
अगर तुम ड्रूक होती तो तुम बहुत ही अच्छी ड्रूक बनती थी ना, इस बात को तो मानना पड़ेगा। किसी भी बुरे काम की शुरुआत जो है वो एक सोच के जरिए होती है, और इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो, और तुम्हारी सोच से ऐसा लग रहा है कि तुम शायद उसके ऊपर एक्ट भी कर सकती हो। लेकिन इतनी देर में हम देखेंगे कि ड्रूक यहाँ पे अपनी बातों को उलझाने और समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे किंगो अपना वेपन निकालते हुए बोलता है कि एक्चुअली ड्रूक, अब तुम्हें जो है बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुमने नहीं करा था। क्योंकि हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे एक अजीब गरीब तरह का पोर्टल खुलता है, और उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि थैनोस यहाँ पे आता है। तो ड्रूक बोलता है कि तुम इस बारे में श्योर कैसे हो, और वहीं पे हमें अर्थ बताती है कि ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल होनी चाहिए थी। पुलेरिया को जो है इस वक्त नेटवर्क से बिल्कुल काट दिया गया है। थैनोस यहाँ पे इस तरह से इमर्ज हो गया, ये इम्पॉसिबल सी बात है। और मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि ड्रूक को जब ये पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, अस्यूमिंग अगर वो इस हमले से बच जाए तो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे थैनोस आता है और अंधाधुंध सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं से हम देखते हैं थीना बोलती है कि बस अब बहुत हो गया हंसी मजाक, अब कैरेक्टर के अंदर वापसी लौट आओ। तो किंगो अपना मार्क्स सुनते बोलता है कि श्योर। और इस तरह हम देखते हैं कि थीनो और किंगो मिलके जो है इसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। और वहीं पे किंगो उसके ऊपर आके अटैक करता है उसकी टांग पर, बोलता है हम तुम्हें जान से मार डालेंगे उन सारे के सारे मर्डर्स के लिए। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि मर्डरर, मुझे इंसल्ट करने की कोशिश मत करो। और अगले पल वो अपने हाथों से एक एनर्जी ब्लास्ट मार के किंगो को उठा के दूर फेंकता है। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूं, इस बात को नोट करके रख लो, बल्कि मैं तो ग्रेटेस्ट कंपोजर हूं जो कि आज तक यहाँ पे पैदा हुआ है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब सब लोग जो है इससे लड़ने में नाकाम हो रहे होते हैं तो अर्थ हमें बताती है ड्रूक के बारे में। जैसा कि ड्रूक के बारे में बताया था कि वो कोई फाइटर नहीं है, वो एक सांप की तरह है, और एक सांप हमेशा अपनी कैलकुलेटर को अपने साथ लेके चलता है। वो यहाँ से भाग सकता था, उसको यहाँ पे किसी से प्यार भी नहीं है, लेकिन उसने फिर भी यहाँ पे लड़ने का फैसला करा। और इस तरह हम देखते हैं कि ड्रूक अपनी इल्यूजन बना के थैनोस को एक प्रिजन के अंदर कैद करता है। और थैनोस बोलता है कि ये क्या चीज है, रियली मैंने अपनी विल को जो है इस यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट कॉस्मिक पावर्स के साथ मैच किया हुआ है। पूरे के पूरे प्लेनेट से मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा छोटा सा मजाक मुझे अपने दिमाग के अंदर कैद करने में कामयाब हो पाएगा? तो ड्रू बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बस रोकना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि और इटर्नल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम में से हर एक इटर्नल से लड़ सकते हो? तो वहीं से थैनोस बोलता है कि मैंने इस यूनिवर्स को अकेले फेस करा है और उसकी आधी लाइफ को खत्म कर दिया है, तो ऑफ कोर्स मैं सारे के सारे इटर्नल से भी लड़ सकता हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि थैनोस वहां पे ड्रूक को उसकी गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा लेता है, लेकिन वहीं उसके पीछे से एक तलवार उसके सीने में आगे घुसती है, और वो किसी और ने नहीं बल्कि थीना ने लाके घुसाई होती है। और थीना बोलती है कि किंगो, इसको खत्म कर डालो। और इस तरह हमें अर्थ बताती है कि पुलेरिया जो है उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया गया था इस अटैक के बाद, लेकिन उस चीज ने थैनोस को यहाँ से आने से नहीं रोका और ना ही उसको यहाँ से जाने से। और इस तरह हम देखते हैं कि थैनोस क्योंकि जख्मी हो चुका है तो वो वापसी अपना पोर्टल खोल के यहाँ से बाहर निकल जाता है। और वहीं से किंगो पूछता है कि मशीन ये आखिरकार कहाँ गया है? तो मशीन बताती है कि उसके पास इस वक्त कोई भी जो है जवाब नहीं है इस बात का। वहीं से किंगो बोलता है कि लगता है कि हमारी मशीन के साथ कुछ ज़्यादा ही खराबियाँ हो चुकी हैं। तो वहीं से थीना बोलती है कि वो तो कभी भी इस नेटवर्क को एक्सेस कर ही नहीं सकता था, तो आखिरकार वो यहाँ से एस्केप कैसे करके गया है? थैनोस जो है वो लगता है कि वो हमारे नेटवर्क के टनल्स के अंदर छुपा हुआ है, ये एक तरह की ट्रिक है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और हम इस बात को भी जानते हैं कि इस तरह की ट्रिक्स कौन इस्तेमाल कर सकता है। मेरे ख्याल से हमारा सस्पेक्ट शुरू से वही होना चाहिए था। और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो रिसेंट ईयर्स के अंदर सिर्फ एक ही शख्स था जिसने मशीन को एक बार डीएक्टिवेट करा था। वही इंसान जो है सारे के सारे इटर्नल्स को मर्डर भी कर सकता है, और ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा मुझसे नफरत भी करता है, तो हो सकता है कि शायद वो मुझे इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। तो इससे थीना बोलती है कि इकारिस को फौरन बुलाओ, अगर हमें गिलगमेश और द फॉरगॉटन के पास जाना है तो हमें इकारिस की मदद की ज़रूरत होगी, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं और अब्बासा के बारे में भी अफसोस हुआ। तो ड्रूक बोलता है कि हाँ मुझे भी अफसोस है, और अब से मुझे अपनी ड्रिंक्स खुद ही बनानी पड़ेंगी, और थैंक यू कि तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली, शायद तुम्हें ये मुझसे पहले ही मांग लेना चाहिए था तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो वहीं से किंगो बोलता है कि हम इटर्नल्स के लिए ये छोटी मोटी बात होकर रह गई है, लेकिन लगता है कि तुम हम में से उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हो। वहीं से हम देखते हैं कि थीना और किंगो वहाँ से चले जाते हैं। तुम लोग जाओ और जाके उसको तलाश करो, और अगर किसी भी तरीके से मैं मदद कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बुलाना। और अगले पल हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से एक और पोर्टल खुलता है, और ड्रू बोलता है मतलब तुमने मेरे मैसेज को नोटिस कर लिया। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि थैनोस से बात करता है, और थैनोस यहाँ वापस आते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे लिटिल साइकिक सिग्नल को जो है महसूस कर लिया था, तुमने मुझे बताने की कोशिश करी थी मेरी बॉडी के जरिए, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी मौत इतने ज़्यादा करीब थी, लेकिन फिर भी तुमने अपना दिमाग चलाने की कोशिश करी। क्लैरिटी एंड एक्सट्रीमिस्ट, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूँ। ड्रू बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं बहुत सी चीज़ों में पीछे हूँ लेकिन डिटर्मिनेशन उनमें से एक नहीं है। अब मुझे ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि हम इटर्नल में से कोई एक जो है वो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज़ मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है, क्योंकि अगर तुम्हें इटर्नल से बदला लेना था और तुम्हें उनमें से गद्दार की ज़रूरत थी तो तुम सीधा मेरे पास क्यों नहीं आए? तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रूक जो है थैनोस को ये बताना चाह रहा है कि जो कोई भी इटर्नल तुम्हारी मदद कर रहा है तो मुझसे अपने मामला ख़त्म करो और तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी उससे अच्छी तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो यही है बिल्कुल ड्रूक का कैरेक्टर, टू